तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं बता दूं कि आज मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और मैं बता दूं कि रोज रोज आप लोग को 7 PM में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है और ये 7 PM में जो भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मैं बता दूं कि अगर आपके भी मन में ऐसा सपना है कि 70 में 70 लाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करने होंगे और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपका 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही हो जाए तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो वॉच करके जाना है। अगर पूरा वीडियो वॉच करके जाते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हर रोज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को आप याद करते हुए चल रहे हैं तो मैं 100% कहता हूं कि आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब आप 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करने होंगे, पूरा वीडियो वॉच करके जाने होंगे और हर रोज 7 PM में आप लोगों को क्या करना है, वीडियो देखना है। क्योंकि 7 PM में हर रोज आप लोगों को बायो का ऑब्जेक्टिव का एक VVI ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। देखिए ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, पहला ऑप्शन क्या है, जीन का रेगुलेशन, दूसरा है जीन का फंक्शन और तीसरा है जीन का एक्सप्रेशन और चौथा है जीन का सिंथेसिस। तो मैं बता दूं कि ओपेरॉन मॉडल जो है ये जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, ये जीन के एक्सप्रेशन को प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ओपेरॉन मॉडल क्या बताता है मैं ये बता देता हूं आप लोगों को। देखिए ओपेरॉन मॉडल को क्यों दिया गया था, ओपेरॉन मॉडल को देने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक थे जैकब, कौन थे, जैकब, और दूसरा थे मोनाल्ड। ये याद रखिए, जैकब और दूसरा मोनाल्ड। ये दोनों वैज्ञानिक ने ओपेरॉन मॉडल को क्या किए थे, दिए थे। इस ओपेरॉन मॉडल में क्या बताया गया है, ओपेरॉन मॉडल में बताया गया है कि जो जीन होता है सभी जीन एक साथ हमारे शरीर में काम नहीं करते हैं। जिसकी जरूरत होता है वह जीन काम करता है और जिस जीन की जरूरत नहीं होता वो काम नहीं करता, वो ऑफ रहता है। मतलब जिसकी लगातार जरूरत है वो लगातार ऑन रहता है और जिसकी जरूरत नहीं रहती वो ऑफ रहता है और भविष्य में जब जरूरत पड़ती है उसे क्या कर लिया जाता है, ऑन कर लिया जाता है। इसी के लिए ओपेरॉन मॉडल दिया गया था। ओपेरॉन मॉडल हमें जीन के एक्सप्रेशन को बताता है कि जब हमारे शरीर में जिस जीन की आवश्यकता होती है वह जीन अपने आप को अभिव्यक्त करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है और जिस जीन की आवश्यकता नहीं होती है तो वह अभिव्यक्त नहीं करता और प्रोटीन नहीं बनाता है। यह है क्या चीज, ओपेरॉन मॉडल, जो कि कितने वैज्ञानिक दिए थे, दो वैज्ञानिक, जैकब और मोनाल्ड, याद रख लीजिएगा। और ये जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया हूं आप लोगों को और जो मैं बोला हूं वो भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं ना वहां से भी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस DNA में नहीं होता है। देखिए पहले नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं ये मैं बताता हूं। देखिए नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का होता है जिसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरासिल, साइटोसिन। प्यूरिन और पायरेमिडिन ये दोनों हैं प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन, और ये तीनों दिखाई दे रहे हैं ये हैं पायरेमिडिन। आप लोग ध्यान रखिएगा, एडेनिन और ग्वानिन में दिखा रहा हूं ये है प्यूरिन और ये मैं गोला में घेरा हूं ये क्या है, जिसमें T है जिसको थाइमिन बोलते हैं, C साइटोसिन है, U से यूरासिल पायरेमिडिन है। मैं बता दूं इन दोनों में से एडेनिन जो होता है वो DNA में मिलता है और यूरासिल नहीं मिलता है, और RNA जो होता है वो RNA में यूरासिल मिलता है और एडेनिन नहीं मिलता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि DNA में कौन सा नहीं मिलता है, तो पहला ऑप्शन है थाइमिन, दूसरा है यूरासिल, तीसरा है ग्वानिन, चौथा है साइटोसिन। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है यूरासिल, क्योंकि यूरासिल किस में मिलता है, RNA में मिलता है, DNA में नहीं मिलता है। याद रखिएगा, RNA में मिलता है और DNA में नहीं मिलता है। तो यूरासिल किस में मिलेगा, RNA में। ये पूछ रहा है कि DNA में नहीं होता है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर B नंबर बिल्कुल क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि DNA इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। पहला ऑप्शन है TMB। TMB का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजेक वायरस, याद रख लीजिएगा, टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोबैको मोजेक वायरस ये क्या है बाबू, ये है वायरस। और दूसरा क्या है, बैक्टीरियोफेज, दूसरा ऑप्शन। और तीसरा है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ
दोनों में इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से किसी में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी आनुवंशिक पदार्थ, इन दोनों में आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? आरएनए होता है। और इसी के साथ मैं और बात बता दूं आप लोग को कि वायरस जितना होते हैं ना, उन सभी वायरस में आनुवंशिक पदार्थ की तरह कोई कार्य करता है, वो कौन होता है? वो होता है आरएनए। कौन होता है? आरएनए। इस बात को याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले देखिए क्वेश्चन क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आप लोगों ने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा। सेंट्रल डोग्मा आपने पढ़े हैं? सेंट्रल डोग्मा, ये सेंट्रल डोग्मा हमें क्या बताता है? ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रल डोग्मा हमें बताता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। और एमआरएनए से क्या चीज बनता है? एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो देखिए, डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन। याद रहेगा, क्या बोलते हैं? अनुलेखन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या चीज? ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इसका हिंदी क्या होता है? अनुलेखन। क्या होता है? अनुलेखन। याद रख लीजिएगा कि अनुलेखन कहें या ट्रांसक्रिप्शन कहें, ये अंग्रेजी है और यहाँ पे हिंदी दिया गया है। तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। याद रख लीजिएगा। लेकिन अगर वही आपसे पूछ दे कि एमआरएनए से अगर प्रोटीन बन जाए, क्या बन जाए? एमआरएनए से क्या बन जाए बाबू? प्रोटीन बन जाए, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे? तो एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं रूपांतरण। क्या बोलते हैं? रूपांतरण बोलते हैं इसी को, या अनुवादन बोलते हैं, या ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपांतरण या अनुवादन, या क्या चीज? ट्रांसलेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता, जितने भी यहां मैं बताए हूं ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया है कि इनमें से, देखिए अगला क्वेश्चन तो मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस आरएनए में नहीं होता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि थायमिन ऐसा चीज हो, थायमिन ऐसा नाइट्रोजन क्षार होता है जो किस में मिलता है? डीएनए में मिलता है, आरएनए में नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र में से कौन से हैं? देखिए, मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। नर हो चाहे मादा हो, नर हो या मादा हो, उनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। और एक मैं बता दूं बात कि 46 में जो नर होता है उसमें मिलता है 44 प्लस XY, और वही मादा जो होती है उनमें मिलता है 44 प्लस XX गुणसूत्र मिलता है। तो देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं कि 44 तो सेम रहता है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे गुणसूत्र आता है ना जी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 1 नंबर ऐसा गुणसूत्र होता है जिसमें जीन की संख्या पाया जाता है 2968, 2968 वो जीन होते हैं जो कि गुणसूत्र नंबर 1 पे मिलते हैं, और इससे ज़्यादा कहीं गुणसूत्र नहीं मिलता है। और वाई गुणसूत्र होता है ना, इस पे जीन की संख्या होती है 231। तो ये सबसे कम वाला जीन है वाई वाला, और सबसे अधिक वाला है क्या चीज़? गुणसूत्र संख्या 1, जिसपे 2968 जीन मिल रहे हैं, और इस पे कितने मिल रहे हैं? 231। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया? गुणसूत्र 21Y, दूसरे दिया है गुणसूत्र 1X, और तीसरा है गुणसूत्र 1Y। तो ये तीसरे नंबर बिल्कुल क्या है? सही है। अभी मैं बताया कि गुणसूत्र 1 पे कितना पाया जाता है जीन? 2968 गुणसूत्र पाया जाता है, और 1 पे कितना? वाई पे कितना मिलता है? 231। वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रख लीजिएगा। मैंने जो डाटा बताया कि 2968 किस में मिलते हैं जीन की संख्या? गुणसूत्र नंबर 1 पे, और वही वाई पे पूछेगा तो 231। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जितनी भी बातें क्लास में बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। बीडीएमए के एक घुमाव में नाइट्रोजनी बेस के कितने पेयर्स होते हैं? तो मैं बता दूं 10 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 10 पेयर्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बंधन होता है? मैं बता दूं न्यूक्लिक, जैसे में ए जुड़ता है टी के साथ और सी जुड़ता है जी के साथ। तो देखिए एडेनिन थायमिन के साथ जुटा है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुटा है। तो ये जो बीच में बंधन दिखाई दे रहा है, ये वाला बंधन, इस बंधन का नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बंधन। कौन सा बंधन है? हाइड्रोजन बंधन।
तो इसका नाइट्रोजन क्षार के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, यहां से पूछ देता है कि एडेनिन और थायमिन के बीच कितना हाइड्रोजन बंध रहता है, तो कितना है यहाँ पे? 2 है। अगर वही दे दे कि सी और जी, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच कितना रहता है, तो कितना हाइड्रोजन बंधन रहते हैं? 3 रहते हैं। यहाँ पे 2, ए और टी के बीच 2 और सी और जी के बीच कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। मैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही जिक्र कर दिया था कि इनमें से कौन सा जोड़ा प्यूरिन को बता रहा है। तो प्यूरिन में कौन आते हैं? ए और जी ये प्यूरिन होते हैं और यू टी सी ये साइटोसिन होते हैं। तो आप लोग एडेनिन पूछ रहे हैं ना, तो एडेनिन में कौन हो जाएगा? ए और जी हो जाएगा, मतलब एडेनिन और ग्वानिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 4, 64, 32, 16। तो मैं बता दूं कि इसमें का राइट आंसर 64 होगा, जिसमें से मैं बता दूं कि 61 जो होते हैं वो अमीनो अम्ल का कूट करते हैं और इसमें से 3 होते हैं जो कूट नहीं करते हैं। तो कूट नहीं करने वाले कौन कौन हैं? तो याद रख लीजिए, UAA, UAG, UGA ये तीनों ऐसे हैं जो कूट लेखन नहीं करते हैं, जिनको हमने समापन कोडोन बोला जाता है। इन तीनों को क्या बोला जाता है? समापन कोडोन। मतलब प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया को खत्म करने वाले कौन हैं? UAA, UAG, UGA ये तीनों ऐसे नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो अमीनो अम्ल का कोड नहीं करते हैं। कोड मात्र कितने करता है? 64 को 61 ही करता है। याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिकोडोन, इसको हम लोग एंटीकोडोन भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, अंग्रेजी हिंदी दोनों याद रखना है कि एंटीकोडोन का किस पे मिलते हैं? किस पे? टीआरएनए पे कि एमआरएनए पे कि आरआरएनए पे कि इनमें सभी? तो मैं बता दूं कि एंटीकोडोन मिलता है टीआरएनए पर। एंटीकोडोन क्या होता है? जब हम लोग टीआरएनए की संरचना जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें एंटीकोडोन आप लोगों को बताया गया होगा। जो एंटीकोडोन क्या होते हैं? जब भी कोई नाइट्रोजन क्षार वाला सूचना आता है जिसको जेनेटिक कोड बोलते हैं, तो एंटीकोडोन से ही जुड़ता है। याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए आते हैं। डीएनए में कौन सा पैरामिडिन पाया जाता है? तो मैंने आप लोग को बताया कि पैरामिडिन कौन कौन होता है? यू होता है, टी होता है, ए होता है। और जिसमें से मैंने आप लोगों को पहले से ही सूचित कर दिया है कि आप लोगों को मैं आप लोगों को मैं बता दूं फिर से कि यू पैरामिडिन में तो यू और कौन होता है? सी और उसके बाद कौन होता है? टी। और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये डीएनए में नहीं मिलता है और ये डीएनए में क्या होता है? मिलता है। और ये भी डीएनए में मिलता है। तो आप लोगों को इसमें से ऑप्शन क्या होगा? देखिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में ज्ञात सबसे बड़ी जीन कौन सी है? पहला डिस्ट्रोफिन और दूसरा है बिस्ट्रोफिन, तीसरा है अनुरार और चौथा है सभी। तो मैं बता दूं कि मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ज्ञात जो है जीन जो है डिस्ट्रोफिन है, जिसमें कितना नाइट्रोजन क्षार? 2.4 करोड़ क्षार युग्मक पाए जाते हैं। क्षार युग्मक पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ी जीन मनुष्य के शरीर की कौन है? डिस्ट्रोफिन है, जिसमें कितना क्षार युग्मक पाया जाता है? 2.4 करोड़। ये भी बात याद रखना है, क्योंकि मैं जितना भी बता रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूं। मनुष्य के गुणसूत्र वाई पर कितना जीन मिलता है? 231, 233, 2987 और 2968। तो मैं बता दूं कि मनुष्य शरीर में सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाई पे पूछ रहे हैं ना, तो वाई पे गुणसूत्र 231 होता है। कितना होता है? 231। तो पहला नंबर बिल्कुल क्या है? सही है, ए नंबर। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? जीनोम का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? देखिए जीनोम का मतलब मैं बाबू आप लोग को बता दूं, मानव आप समझते हो जीनोम क्या है। देखिए मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। इनमें 46 में से मैं बता दूं कि अगर 23 को ले लिया जाए, 23, जिसमें आप लोग को बता दूं 22, देखिए 44 प्लस x होता है ना गुणसूत्र, ये मादम होता है। और नर में क्या होता है? 44 प्लस x ही होता है। देखिए इसमें से अगर हम युग्मक बनाते हैं तो इसमें से 22 प्लस x आ जाता है, क्योंकि सेम बनाएगा तो फिर से सेम बन जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? 22 प्लस x आ जाएगा और y वाला अलग बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 23
23 गुणसूत्र का अध्ययन कर लेंगे तो आपको इस 4400 4600 के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन नर के बारे में पढ़ना होगा तो इन 23 के बारे में पढ़ना होगा और साथ साथ वाई के बारे में भी पढ़ना होगा। तो देखिए, अगुणित गुणसूत्र का अध्ययन करना ही जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। अगर इसके बारे में डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए ला दूंगा। और आपके लिए बोर्ड में बहुत ही बेहतरीन मौका है कि अगर आप बायो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, अगर वायु वाकई में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे वीडियो में हमारे आप कमेंट करिए, बिल्कुल मैं वीडियो बनाऊंगा और बेहतरीन करेंगे आप। देखिए, शुरुआत कब हुआ था? तो 1990 में शुरुआत हुआ था। देखो, ह्यूमन जीनोम परियोजना HGP जिसको बोला जाता है, HGP के बारे में अध्ययन करना जो है 1990 में शुरू हुआ था। लेकिन ये 2003 में क्या कर दिए गए हैं? खत्म कर दिए गए हैं। 13 साल लगा था इसके बारे में अध्ययन करने के लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब बोर्ड वाले क्वेश्चन है और बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से घर पे अध्ययन करिए। चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले, जय हिंद।